संजय राउत इस वक्त कुछ कह रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, जरा सुनते हैं। भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं बसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे हो। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत नाही आहे। शिंदे गटात अस्वस्थता निर्माण झाली, ज्या प्रकारे ट्विट केलं आणि अब करू द्या हो, करू द्या। ट्विट शब्द लिहितोय तो का विचारा कोणाला। हा बोला। शिंदे गटामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली बघा, हे पहा की तुम्हाला इथे जेव्हा ते येतील तेव्हा कळेल नक्की बंडखोरी कुठे होणार आहे। अस्वस्थता हा शब्द खूप म्हणजे सौम्य आहे। बंडखोरात सुद्धा बंडखोरी होऊ शकते। बार बार ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से, हर एक विधायक जो हाँ, वो ये कह रहे हैं कि एनसीपी जो है वो शिवसेना को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है और हम ये नहीं होने देंगे, इसलिए हम बाहर आए। छोड़े पागल लोग, किस नशा में है मुझे मालूम नहीं। उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। हाँ, 2.5 साल से सत्ता में है, मंत्री बनकर बैठे हैं सब। हाँ, सब मलाईदार पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं। अब अचानक उनको साक्षात्कार हो गया क्या? चलिए। शिवसेना ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, सब कुछ होगा, नाम ना यूज किया जाए। सब कुछ होगा। नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपना बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है। हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। शिवसेना एक लेटर लिहिलं आहे इलेक्शन कमिशनला की नाव यूज करू नये बाळासाहेब। तो बरोबर आहे ना, बरोबर आहे। हे कशाला लोकांना गुंडाळ करताय? खरी शिवसेना, खोटी शिवसेना, जे बाहेर फुटले जाऊन जे गेले त्यांची शिवसेना असू शकत नाही। जनता ठरवेल। तुमच्यामध्ये धमक आहे ना, तुम्ही आपल्या आमदारकीचे राजीनामे द्या। मी नारायण राणेंना मानतो, त्यांच्याबरोबर जे लोक गेले ठीक आहे, त्यांचा गट लहान होता, त्यांनी राजीनामे दिले, ते निवडणुकीला सामोरे गेले। निवडणुकीला सामोरे जा। मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिराज शिंदे यांचे लोक फुटले 22, राजीनामा दिला, निवडणुकीत सामोरे गेले, जिंकून आले, त्यांनी सरकार बनवलं। तुमच्यामध्ये जर हिम्मत असेल तर तुम्ही राजीनामे द्यायचे, किती असू द्या, 54च्या 54 असू द्यात, राजीनामे द्यायचे आणि आपापल्या मतदारसंघात जाऊन निवडणुका लढवण्याची हिम्मत दाखवा। हे माझं ओपन चॅलेंज आहे, बरं का? तुम्ही तिथे गुवाहाटीला बसून इथे आम्हाला अक्कल शिकवणार निष्ठेच्या, शिवसेनेच्या, हिंदुत्वाच्या। हा, तिथे आसाममध्ये पूर आलाय, रेडिसन हॉटेलच्या बाहर एवढा पूर आलाय, इतना बाढ़ है, रेडिसन के बाहर भी मुर्दे तैर रहे हैं वहां, और लोग ऊपर बैठकर पार्टियां चल रही है सब। हाँ, ये बीजेपी वाले उनको स्पॉन्सर कर रही है पार्टियां उधर। क्या है, आपको सब जो वीडियो सामने आ रहे हैं ना, आप देख लीजिए क्या हो रहा है उधर। सर, आप लोगों का भरोसा अभी भी सरकार आप लोग बचा लेंगे? डेफिनेटली ये सरकार है, वो सरकार रहेगी। इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बताइए, हम बोलेंगे हाँ, एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त भी नहीं बनाया था, 2019 में एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने को विरोध किया था बीजेपी ने और देवेंद्र जी ने। और आज भी वो ये 40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, मराठी मानुस की शिवसेना खत्म करना चाहते हैं महाराष्ट्र से। बोलिए। अंतर्गत वादावाद जो आहे आमदारांचा तो
कायमचे बंद झालेत का? आना पड़ेगा चौपाटी में. आइए चौपाटी में गवाती में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे. आता हे दरवाजे कायमचे बंद आहेत काय मणिपूर आमदारांना? समोर येते. दरवाजे उघडेच आहेत, उघडे ठेवले होते. त्यातले काही आमदारांचं माझं आत्ता बोलणं झालं 5 मिनिटापूर्वी. आत्ता माझं 5 मिनिटापूर्वी काही आमदारांशी बोलणं झालं. त्यांची इच्छा येण्याची, ज्यांनी इच्छा व्यक्त केली आहे त्यांच्यासाठी दरवाजे, खिडक्या, फटी सगळं काय उघड आहे आणि ते येतील, मला खात्री आहे. अंतर्गत वादावाद असल्याचं देखील समोर येतं. चंद्रकांत खैरेंना पण त्याचे फोन आलेले आहेत. तिकडे एकमेकावरती हल्ले झाले आणि कपडे फाडले तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही, कारण जबरदस्तीनं आमदारांना डांबून ठेवलाय, जबरदस्तीनं डांबून ठेवलाय आमदारांना. किती दिवस आमदार राहतील गुवाहाटीला? त्या गुवाहाटीच्या त्या हॉटेलमध्ये मी माहिती घेतली मगाशी, 340 खोल्या आहेत, 18 माळ्याचं हॉटेल आहे, त्यातले 3 माळे यांच्याकडे आहेत. मी कालपासून त्यांना मेल पाठवते हॉटेलला की आम्हाला 40 रूम तिथे हव्यात, देत आहे का? आणि मी ती जे त्यांचे पर्यटन मंत्री आहेत आणि मुख्यमंत्री आहेत हेमंत बिश्व शर्मा, त्यांनाही माझा मेल गेलाय की आपण म्हणत्या पर्यटनाला या गुवाहाटीमध्ये राजस्थान झू मध्ये आम्हाला यायचं आहे, तिथे 340 रूम्स आहेत, आम्हाला तिथे कार्यक्रम करायचा आहे महाराष्ट्र आणि गुवाहाटीच्या पर्यटनासंदर्भात. अजून रिप्लाय येत नाहीये. हाँ सर, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही सर, मेल किया है कि मैंने कहा है कि आपने निमंत्रण दिया है हमारे लोगों को, सबको, कि आप गुवाहाटी में आइए. मैं तो बहुत बार गया हूँ, उस होटल में रह चुका हूँ, बहुत अच्छा होटल है. किसी एमएलए ने कहा है कि क्या झाड़ी है, क्या 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 बोलता है, क्या होटल है, क्या पानी है, क्या पहाड़ है, फिर महाराष्ट्र में क्या स्मशान है क्या? सर आपने महाराष्ट्र में स्मशान है? आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि 5 लोगों से आपकी बात हुई जी आप भी हो गई, और उन लोगों को आना है, क्या कहेंगे सर? आ जाएंगे, आने के बाद कूद कर आ जाएंगे. अब देखो, इसलिए तो गुवाहाटी नहीं छोड़ रहे. अब 30 तारीख तक बढ़ाया है वहां का उनका स्टे. क्यों? आप आइए ना, यहाँ महाराष्ट्र है आपका, वहां भी झाड़ी है, फूल है, हाँ, निसर्ग है, पत्थर है, पानी है. तो महाराष्ट्र में क्या है आपके? क्या बोल रहे हैं कि उनको जबरदस्ती वहां पर रखा गया? डेफिनेटली छूटना है वहां से. इसलिए तो मैंने कहा कि हमें वहां 20 कमरे दीजिए, हम वहां रहना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहता है, तो हमें क्यों रोका रहा है वहां? या आमदारांना बाहेर काढण्यासाठी तुम्ही काही प्रयत्न करणार आहात आता का? दरवाजे ज्यांना कायमचे बंद झालेत. जिला कैडर जो है, जिला प्रमुख हो, उनको भी फोन करके धमकाया जा रहा है. किसी को अरे बताया जा रहा है. भाई धमके दे दीजिए, कितने भी आप धमकाइए, इशारे करिए, कुछ होगा नहीं. शिवसेना जो है बाला साहब ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी की, ये एक सुपर पावर है. किसी को लगता है कि महाशक्ति है कोई दिल्ली में, नहीं, ये शिवसेना महाशक्ति है. जब 40 विधायक चले गए हैं, नाही ज्यांना यायची इच्छा आणि जे आमच्या संपर्कात आहेत, जे मनाला आमच्या बरोबर आहेत आणि जबरदस्तीने तिथे त्यांना कोंडून ठेवलं, ते आमचेच आहेत, ते इथे येतील. त्यांना परत आणण्याचा प्रयत्न करणार आहात? शिवसेना की राज्यसभा सांसद संजय राउत को आप सुन रहे थे. अपने ही अंदाज में एक बार फिर से बागियों पर हमला करते हुए, एक बार फिर से बाप का जिक्र करते हुए कि उनको अगर इतनी सामर्थ्य है तो अपने बाप के नाम पर मांगे वोट. अपने बाप को बार बार वो बदलते हैं, शिवसेना अपने बाप को नहीं बदलती. इस तरह की भी अब मर्यादा और शब्द देखिए कहां तक जाते हुए. लेकिन इन सबके बीच बागी अपने बाप के नाम पर बनाए पार्टी, ये कहा है संजय राउत ने. इसी के साथ ही साथ जहां पर बागी ठहरे हुए हैं वहां पर वो चाहते हैं 20 कमरे इनको भी दे दिए जाएं, क्योंकि हाल ही में हेमंत बिश्व शर्मा ने ऑफर किया था कि मुख्यमंत्री आए वहां पर अपना हॉलिडे बिताने के लिए. तो उसको लेते हुए, जवाब देते हुए संजय राउत कह रहे हैं कि 20 कमरे हमने मांगे लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला है. बाप बदलने का प्रोसेस हमारी पार्टी में नहीं है, ये कह रहे हैं संजय राउत. निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी पर भी कह रहे हैं बीजेपी स्पॉन्सर है सब कुछ, जो कुछ भी गुवाहाटी में हो रहा है. इसके अलावा दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर नागपुर तक का भी जिक्र करते हुए वो कहते हुए हैं कि बागियों के तो 100 बाप हैं. पारस धामा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ. पारस, ये जो बाप वाली लड़ाई है ये अब यहां तक चली आएगी, किसी को अंदाजा नहीं था. बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो सिर्फ
ठाकरे परिवार का ही है, उद्धव ठाकरे का ही है, इस पर बहुत जोर देते हुए संजय राउत नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो अचानक से एक अलग तरह का आत्मविश्वास पैदा हुआ है शिवसेना के भीतर, क्योंकि 2 दिन पहले तक यही संजय राउत जब ये कह रहे थे कि आप आइए महाविकास अघाड़ी से, अगर आप कहेंगे गठबंधन तोड़ने के लिए तो हम छोड़ देंगे उनको, लेकिन आज उन्हीं बागियों पर वो इस तरह से हमलावर हैं। साथ ही कुछ बागियों से इनकी फोन पर बातचीत भी चल रही है, उसको लेकर भी जानकारी देते हुए संजय राउत नजर आ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज जो बदला है, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या नजर आ रही है पारस? बिल्कुल चित्रा, बॉडी लैंग्वेज बदला है। एक नई ऊर्जा के साथ शिवसेना हमें पिछले 2 दिन से देख रहे हैं। जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने कल बात किया, अभी संजय राउत लगातार जो है वो टारगेट कर रहे हैं। संजय राउत ने अभी थोड़ी देर पहले संजय राउत ने ये कहा कि मुझे जाना है गुवाहाटी, हम लोग 20 कमरे बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहां पे हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। ये कवायतें हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ लोगों से टच में भी है। संजय राउत लगातार कह रहे हैं कि कुछ विधायक हमारे टच में, हम उनसे बात भी कर रहे हैं। पूरा जो सिलसिला है, पूरा जो माहौल है वो बदल जाएगा जब मुंबई आएंगे विधायक। तो इतना कॉन्फिडेंस जो है वो तभी होता है जब उनके पास कुछ ठोस चीजें हैं। संजय राउत लगातार कह रहे थे कि पूरा सिनेरियो हम बदल देंगे। अब क्या हो रहा है, लगातार टारगेट हो रहा है, कॉम्बैट मूड में है। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने कुछ दिन पहले इमोशनल कार्ड खेला, वो अपने सरकारी आवास से निकल के अपने प्राइवेट आवास पे आते हैं, लोगों की संख्या यहाँ आती है, शिवसैनिक बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, लगातार जो है मीटिंग्स चल रही हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसमें बात यही है चित्रा कि जो मीटिंग्स हो रही हैं, जिला अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, बाकी के शिवसेना के लोगों के साथ मीटिंग हुई, जो महाराष्ट्र में शिवसैनिक हैं उनको बताया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है। उद्धव ठाकरे जो है वो सभाएं ले रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभाएं ले रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसैनिक जो है वो सड़कों पे आ रहे हैं, आदित्य ठाकरे लगातार रैलीज कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, शिवसैनिक जो है वो उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और संजय राउत का यही कहना है कि हमको पता है कि जो विधायक वहां पर हैं उनमें से कुछ लोग हमारी ओर बिल्कुल आएंगे। और जिस तरीके से आज उन्होंने कहा, बाप शब्द का इस्तेमाल किया गया कि आपके 10 बाप हैं, अपने बाप के नाम पे पार्टी बनाई, तो अब सीधा हमला शुरू हो गया है। नई ऊर्जा है शिवसेना में, जो पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे थे कि किस तरीके से नीचे गिरती जा रही थी शिवसेना की एनर्जी, उनकी ऊर्जा, वो फिर से एक बार ऊपर आई है। आदित्य ठाकरे आप देख लीजिए, उद्धव ठाकरे देख लीजिए, संजय राउत देख लीजिए, एक नई ऊर्जा के साथ कॉम्बैट मूड में सामने आए हैं, सीधा हमला। अब नई ऊर्जा के पीछे वो कौन सी ऊर्जा काम कर रही है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जल्दी से अपने दर्शकों को जानकारी हम दे देते हैं। अगर बीजेपी का सीधे तौर पर नाम लेते हुए बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं संजय राउत, तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? ऑपरेशन वडोदरा सरकार बनाने पर क्या हुई है बातचीत? देवेंद्र फडणवीस से एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई है। आप देखिए, गुवाहाटी से सीधे विमान पहुंचता है यहां पर वडोदरा, और शुक्रवार की रात में यहां पर मुलाकात होती है, और फिर उसी समय एकनाथ शिंदे यहां पर लौट कर चले आते हैं। एकनाथ शिंदे की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस के घर पर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है, एक के बाद एक कई बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर ऑपरेशन वडोदरा के जरिए दरअसल समझे कि बीजेपी भी पूरी तरह से कैसे अब पर्दे के पीछे से ही सही, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का खेल बिगाड़ने की कोशिशों में जुट गई है। यही कारण है कि एकनाथ शिंदे से बातचीत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने खुद मुलाकात की है एकनाथ शिंदे से। अब क्या पाठ उनकी ओर से पढ़ाया गया है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी के साथ अशोक सिंघल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशोक, बेहद महत्वपूर्ण है एकनाथ शिंदे का वडोदरा जाकर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करना, पर्दे के पीछे का पूरा खेल और सियासत है क्या? इसके बारे में और क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को आप? देखिए, एक बात साफ है, एकनाथ शिंदे बार बार कह चुके हैं कि महाआघाड़ी से बाहर आना पड़ेगा उद्धव ठाकरे को, वही उनका कंसर्न है, क्योंकि एनसीपी ने कब्जा कर लिया है, कैप्चर कर लिया एनसीपी ने, और बीजेपी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना बनी थी, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, उससे डाइल्यूट हो गई है शिवसेना। अब बात कर लेते हैं उपचुनाव में आने वाले आज रिजल्ट की। 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। उपचुनाव में रामपुर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आजमगढ़ में बीजेपी के निरहुआ समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव से आगे चल रहे हैं। रामपुर की बात करें, समाजवादी पार्टी के असीम रजा फिलहाल वहां पर पहले नंबर पर हैं, जबकि पंजाब की संगरूर सीट पर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर गुट के सिमरनजीत सिंह आगे चल रहे हैं। भगवंत मान की ओर से खाली की गई सीट पर आम आदमी पार्टी को फिलहाल झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। संगरूर में अकाली दल ए के सिमरनजीत सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ सीट
जहां पर 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी अखिलेश यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में। वहां पर आजमगढ़ में दिनेश लाल निरहुआ, जो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, बीजेपी के नेता, वो आगे चल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ रामपुर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आजमगढ़ में मामला त्रिकोणीय हो चुका है। बीएसपी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी के बीच में फाइट है, जबकि रामपुर में सीधी फाइट है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। बीएसपी ने वहां पर उम्मीदवार नहीं उतारा और कांग्रेस पार्टी ने दोनों ही सीटों में से कहीं पर भी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। समर्थ श्रीवास्तव आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं और संगरूर से हमारे साथ मंजीत सहगल जुड़े हुए हैं। मंजीत के पास हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले समर्थ, आपके पास आते हुए पासा पलटता हुआ आजमगढ़ का दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने शानदार जीत 2019 में हासिल की थी, लेकिन फिलहाल यहां पर तो दिनेश लाल निरहुआ 2019 का चुनाव भले ही वो हारे, लेकिन वो आगे चल रहे हैं। किस तरह की जानकारी और मिल रही है इस वक्त? चित्रा, रामपुर में चीजें बड़े क्लियर हुए हैं, समाजवादी पार्टी के फेवर में नजर आती हो, पर आजमगढ़ की फाइट शुरुआत से टफ लग रही थी और वैसा आज देखने को मिल रहा है। जो आंकड़े अभी तक निकल कर आ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव शुरुआत में लीड कर रहे थे, अब निरहुआ जो है वो लीड कर रहे हैं और ये कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं निरहुआ और धर्मेंद्र यादव के बीच में खड़ा होता जा रहा है। वोट डिफरेंस जो है वो हर राउंड के बाद ऊपर नीचे हो रहा है। कभी धर्मेंद्र यादव आगे आ रहे हैं, करंट स्थिति में निरहुआ आगे नजर आते हैं, तो ये एक बहुत ही कड़ी टक्कर होने वाली है। और चित्रा, जिस तरह से आपने भी कवर किया था यूपी इलेक्शंस में, आपने देखा था कि जो दलित वोट बैंक था वो किस तरह से निर्णायक बना था, स्पेशली बीजेपी के फेवर में गया था, और वो जो वोट बैंक था वो बीएसपी का था। यूं तो समाजवादी पार्टी एमवाई फैक्टर की वजह से जानी जाती है आजमगढ़ में, पर चर्चा यहां पर दलित वोट बैंक की। अगर दलित वोट बैंक पूरा छिटक कर बीजेपी में चला जाता है तो यहां पर धर्मेंद्र यादव के लिए बेहद ज्यादा दिक्कत होने वाली है। यूं तो मुस्लिम समुदाय दो में बटा, यानी कि बीएसपी गुड्डू जमाली में बटा है, तो वहीं धर्मेंद्र यादव में बटा है। निरहुआ को अगर किसी वोट का सबसे ज्यादा सहारा है तो वो है यादव वोट बैंक, और उसके अलावा जो दूसरा वोट बैंक है, हालांकि निरहुआ बार बार यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि यहां पर जातिवाद नहीं चलेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है आजमगढ़ से किसकी होगी जीत। इस सवाल के साथ हम दोबारा लौटेंगे आपके पास समर्थ, लेकिन उसके पहले हमारे संवाददाता, इस वक्त संगरूर सीट भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, वहां की तस्वीर क्या कहती है? देखिए चित्रा, बहुत दिलचस्प हो रहा है मुकाबला, बहुकोणीय मुकाबला है। 5 कोणीय आप इस मुकाबले को कह सकते हैं, लेकिन अब की बार अगर मुकाबला है तो अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के बीच में है। सिमरनजीत सिंह मान गुरमेल सिंह से फिलहाल 3700 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं, और कांग्रेस जो पिछली बार दूसरे नंबर पे थी, अब की बार तीसरे नंबर पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर है। चित्रा, कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाले की हत्या की मामले ने लोगों की जो सांत्वना थी उसको बटोरने में सिमरनजीत सिंह मान कामयाब रहे। उन्होंने ये दावा किया था चुनाव प्रचार के दौरान कि सिद्धू मूसेवाला उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले थे, वो उनके घर भी गए थे, और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था का जो मामला है इसको विपक्षी पार्टियां उछालने में कामयाब रही और आम आदमी पार्टी कटघरे में थी। इसका खामियाजा भी आम आदमी पार्टी को लगता है भुगतना पड़ेगा। पिछली बार उसको 37% जो उसका वोट शेयर था, अब की बार वो काफी मंजीत सहगल हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आम आदमी पार्टी जिसने क्लीन स्वीप किया था हाल ही में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में, लेकिन ये जो लोकसभा का रिजल्ट आ रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण। 2 राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हुए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया, आपके पास आते हुए, ये तो आजमगढ़ में क्या हो रहा है, हालांकि अभी रिजल्ट आना फाइनल बाकी है, लेकिन जोर का झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है आपको आजमगढ़ में? निरहुआ नंबर 1 चल रहे हैं अभी। नहीं चित्रा जी, आप पता लगा लीजिए, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी 14,000 वोट से आगे चल रहे हैं, और रामपुर में भी करीब 14,000 वोट से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर खुश होने के लिए पल दो पल मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, उनको पल दो पल की खुशी चाहिए, इससे ज्यादा तो चाहिए नहीं, इससे ज्यादा तो उनकी खुशी होती ही नहीं है। अब वो पहले दूसरे राउंड की खुशी लेके अभी तक चल रहे हैं, उन्हें पता नहीं वहाँ पे 7 राउंड कंप्लीट होने को आ गए हैं और समाजवादी पार्टी वहाँ पे 14-15,000 वोट से आगे चली गई है। अब दिक्कत यह है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि कहीं ना कहीं कुछ तो वो खोजेंगे ना, कहीं खुशी थोड़ी बहुत, एक आध सेकंड के लिए भी कभी आगे हुए हैं तो अब उसी को पकड़े बैठे हैं कि हम आगे चल रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में भी जिस तरह का तांडव किया था, सरकार ने वोट डालने से लोगों को रोका, लोगों के आई कार्ड फाड़े, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी वहाँ पे बहुत पीछे चले गए। यही हाल उन्होंने आजमगढ़ में भी किया। आप बताइए, लोकसभा के प्रत्याशी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, धर्मेंद्र यादव जी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। सोचिए आप, ये हालत इनकी हो गई है। हार का इतना डर क्या, प्रत्याशी को अंदर नहीं जाने देंगे?
इतनी तानाशाही होगी, जवाब ले उसके लेते हैं। बावजूद भी आप हार जाओगे। राकेश त्रिपाठी तो जी फिर वो क्या कह रहे हैं बताएं? कि ये जो पल दो पल, और मुझे तो अमिताभ बच्चन का वो गाना भी याद आ गया, मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है आजमगढ़ के लिए? अभी नंबर 1 चल रहे हैं, लेकिन पासा तो नहीं पलट जाएगा जिसका दावा कर रहे हैं इस वक्त अनुराग भदौरिया? देखिए चित्रा जी, अभी तो चूंकि रुझान है, ये शुरुआती रुझान है और परिणाम अभी आने में मुझे लगता है 2-3 घंटे भी लगेंगे। 2-3 घंटे बाद तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अनुराग भदौरिया जी आज इस बात को कम से कम महसूस करना चाहिए, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को, कि आजमगढ़ जिसको अपना गढ़ मानते थे, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी सांसद होते हैं, जहां अखिलेश यादव जी सांसद होते हैं, उसके बाद वो अपने परिवार के धर्मेंद्र यादव को वहां लेकर जाते हैं, समाजवादी पार्टी का स्थानीय कोई प्रत्याशी नहीं मिलता है। आज उस सीट पर वो पीछे हुए हैं, तो इस बात का चिंतन उनको जरूर करना चाहिए। परिणाम बाकी है, आप निश्चिंत रहिए, हमें पूरा भरोसा है समाजवादी पार्टी वहां मुक्की खाएगी, समाजवादी पार्टी पराजित होगी। और रामपुर जहां आजम खान आप सबसे बड़ी ताकत अपनी मानते हैं, आज रामपुर में भी आप समाजवादी पार्टी पीछे हुई है कई चरणों में। आप अंतिम परिणाम का इंतजार करिए। अंतिम परिणाम से पहले ही चाहे इनके प्रत्याशी रामपुर के हो और चाहे इनके प्रत्याशी आजमगढ़ के हो, जिस तरह की हताशा निराशा उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिखाई दे रही है, वो रुझान स्पष्ट कर रही है कि समाजवादी पार्टी ने परिणाम आने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। और अभी अनुराग भदौरिया जी भी कह रहे हैं कि वहां तरह तरह के प्रयास किए गए हैं अपने निर्वाचन प्रक्रिया को। ये सारे तर्क गढ़े जा रहे हैं कि अगर 4 घंटे चलिए कुछ देर का और इंतजार कर लेते हैं, फाइनल आंकड़ा थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए।